बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अब बजट 25-26 जो है इसकी प्रपोजल्स आ गई हैं, तजावीज़ हैं जिसको अभी असम्बली में आज से डिस्कस होना शुरू होंगी और उसके बाद वो बजट जो है वो इसका हिस्सा बन जाएगा फिनेंस एक्ट का। फिनेंस एक्ट जब अप्रूव हो जाएगा तो अभी जो फाइनेंस बिल आया है उस बिल के जो ब्रीफ्स हैं वो मैंने सेल्स टैक्स के आपको बता दिए, बल्कि सेल्स टैक्स एक्ट में हमने सेक्शंस को भी बहुत अच्छी तरह कर लिया। उसके बाद इनकम टैक्स के भी जो मेजर थे वो मैंने बता दिए, उसके जो डिस्कशंस हो रही थी। अब इनकम टैक्स से हम दोबारा इसके ब्रीफ्स का शुरू करते हैं कि जो लॉ के मुताबिक कौन से सेक्शन में थी, कहाँ चेंजेस आई, क्या चेंजेस आई, उनको हम डिस्कस करते हुए ये प्रपोजल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से हम कर रहे हैं। तो पहली जो बात हमारी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो उसमें मुख्तलिफ मैयर्स हैं, जैसे कि रेवेन्यू मैयर्स हैं, प्रोसीजरल मैयर्स हैं, वो सब मैयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम रेवेन्यू मैयर्स की बात करें तो रेवेन्यू मैयर्स में क्या क्या तब्दीली आई हैं, उसमें सेल्स टैक्स में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है या ई कॉमर्स का बिजनेस है, गवर्नमेंट अब उसको चाह रही है कि उसको रजिस्टर्ड करें और उस पर टैक्सेस लें। तो इसके लिए जो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसीड्स लेवी जो है वो लगाया गया है, हैव बीन इंट्रोड्यूस अलोंग विद द नेसेसरी चेंजेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 to cover the domestic vendor supplying digitally ordered goods and digitally delivered services, bank and courier services designated as a withholding agent to capture entire payment chain section 153। तो ये सेल्स टैक्स में भी था और इनकम टैक्स में भी जो डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं, बैंकिंग में पेमेंट्स आ रही हैं, जो भी इसमें नेट कंपनियां बन रही हैं, तो उसमें जो विद होल्डिंग के सेक्शंस हैं 153 उसमें चेंजेस किया गया है। तो विद होल्डिंग में हम बात करें तो इंक्रीज हुआ है स्पेसिफिक सर्विसेज, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज था उसमें 4% था, तो उनको इंक्रीज करके 6% कर दिया गया है। विद द एक्सेप्शन ऑफ IT एंड IT एनेबल services has been approved. For the non-specific services, a flat 15% will be imposed and from 10 to 15% on sportsman। एक तो ये है कि स्पेसिफिक सर्विसेज जो इंजीनियरिंग लाइक सर्विसेज थी उसको 4 से 6% कर दिया गया। बाकी बहुत सारी सर्विसेज थी उनमें फ्लैट 15% कर दिया गया है, जैसे कि कुछ 11% पे सर्विसेज पे हम दे रहे थे, डॉक्टर्स जो सर्विसेज देते थे, या और बहुत सारी थी, टीचर्स की थी 11% उनका कटता था, तो अब वो भी 15% हो गया है। और जो स्पोर्ट्समैन का 10% था वो 10% से स्टेट 15% विद होल्डिंग टैक्स हो गया है, जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट करना होगा। इसी तरह प्रोविजन रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी हैज बीन मेड मोर डिस्क्लोजर अराउंडेड इन डिटरमिन ट्रू एंड फेयर इनकम ऑफ द बैंकिंग कंपनीज फॉर द टैक्स पेएबल देयर ऑन। तो जो बैंकिंग कंपनी थी उनके जो है टैक्सेशन जो है उनको मोर कर दिया गया है कि इसमें जो डिस्क्लोजर्स देंगे वो अपनी स्टेटमेंट्स में, ताकि उसकी एक्चुअल मेजर किया जा सके कि कितना बैंकिंग कंपनीज जो हैं असल में कमा रही हैं। इसी तरह जो टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट ऑन डेट जो था, प्रॉफिट ऑन डेट पे जो टैक्स रेट था वो 15% हम बैंक जो है विद हेल्ड करके जमा करवा रहे थे, तो वो इस 15% को 20% कर दिया गया। मीन जिनके आप बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर पहले 15% टैक्स कटता था, लाख पे 15,000, अब लाख पे 20,000 कटेगा। The dividend tax rate has been enhanced to 25 and 15% on the dividend from mutual fund का जो है वो उसको जो 25% कर दिया गया है, जो पहले 15% होता था डिविडेंड का, और म्यूचुअल फंड का जो है 10% था उसको 15% कर दिया गया है। इसी तरह जो पेंशनर पे पहले टैक्स नहीं होता था, पेंशन इनकम जो थी वो एग्जैम्प्ट थी टैक्सेशन से, लेकिन अब जो है वो जो पेंशन इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 70 ईयर, कि उसकी एक तो एज 70 ईयर से कम हो और जो वो पेंशन रिसीव कर रहा है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो, एज 70 ईयर से कम हो और जो पेंशन रिसीव कर रहा है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो, तो देन उस पर जो है फ्लैट रेट 5% लग गया है। देर इज़ 0% रेट ऑन द पेंशन ऑफ इनकम नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी की नहीं है
तो उसको नहीं है। ये सेक्शन 149 में ये एक चेंज आई है। इसके बाद जो नॉन फाइलर थे और नॉन फाइलर्स जो बैंकों से जब पैसा निकलवाते थे तो उनके 600 रुपया 1 लाख के पीछे कटता था। वो जो रेट था 0.6% उसको इंक्रीज करके 0.8% कर दिया गया है, जो सेक्शन 231A भी है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक एम्बिग्विटी चल रही थी जो सोशल मीडिया में और स्पीच में भी चल रही थी। उसमें ये 6 से 10% तक के टीकर चल रहे थे कि 6 से बढ़ा के इसको 0.1% कर दिया गया, लेकिन वो 1% नहीं है। जो फाइनेंस बिल में है वो 0.8% है। हो सकता है मैंने भी कहीं वो 1% कह दिया हो, लेकिन ये 0.8% है। ये भी जेन में रखना है कि नॉन फाइलर के लिए। इसी तरह जो कस्टोडियन ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ हैं अदर दैन द स्कूक बॉन्ड हैज़ बीन approved and the act enable with the agents of withholding agents and prevent tax evasion due to the coupon washing scheme 151 की है, उनको भी कर दिया गया है। और जो एक ये बड़ा अहम था जिसमें जब 5 मिलियन से किसी की प्रॉफिट ऑन डेट इनहेंस होता था, इंक्रीज होता था, तो उसको जो है वो लिमिट 15% वाली FTR फाइनल इनकम में से निकाल के नॉर्मल इनकम में ले आया जाता था। तो वो उसमें का बाज़ों का उस पर 35% भी टैक्स लगता था और ज़्यादा भी लगता था। उसमें एक चेंजेस आई है जे जिनके पैसे बैंकों में थे, तो उसमें अपर कैप ऑन द प्रॉफिट ऑन डेट अप टू ₹5 मिलियन जो पहले था, मैंने जैसे कि बताया, अंडर अ फाइनल टैक्स रिसीम प्रपोज टू बी रिमूव्ड, उसको कैप को रिमूव कर दिया गया कि अब 5 मिलियन से कहीं से भी ज़्यादा जाता है ना, तो उसमें वो लिमिट नहीं लगेगी कि अब इसको नॉर्मल टैक्स रजीम में लाया जाए। फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बात जेन में रखनी है, इंडिविजुअल और AOP के लिए है। द टैक्स विद हेल्ड ऑन प्रॉफिट ऑन द डेट फॉर द कंपनी विल कंटिन्यू टू बी एडजस्टेबल। तो कंपनीज का जो है वो एज इट इज़ जो है ना वो एडजस्टेबल रहेगा। लेकिन अब इसका कैप ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब है जो 5 मिलियन से जिनको प्रॉफिट ज़्यादा होता था और उनका टैक्स 35% पे चला जाया करता था, वो अब नहीं जाएगा, वो 20% जो अब बढ़ के हो गया वो सेम रहेगा। अच्छा, अब इसमें रिलीफ मेजर्स क्या क्या हैं, बजट में जो रिलीफ आए हैं वो रिलीफ जो है कि सुपर टैक्स रेट अंडर सेक्शन 4C प्रपोज टू बी रिड्यूस्ड 0.5%, पॉइंट ऑफ इनकम स्लैब्स बिटवीन ₹200 मिलियन टू 500 मिलियन अगेंस्ट ई स्लैब रिस्पेक्टिवली को जो इसको 0.5% से कम कर दिया गया है। और जो सैलरीज पर्सन हैं उनके जो रेट्स ऑफ सैलरीज इंडिविजुअल फॉर द इनकम स्लैब अप टू 3.2 मिलियन जो थी हैज़ बीन रिड्यूस टू प्रोवाइड अ रिलीफ ऑफ द लोअर एंड मिडल टायर्स इनकम ब्रैकेट। सिमिलरली सरचार्ज रेट प्रपोज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 10 to 9%, सरचार्ज भी कम कर दिया गया है। और स्लैब्स में भी जो है वो हायर रेट से मिडल रेट और लोअर रेट पे ले आया गया है। तो सैलरीड पर्सन को भी फ़ायदा होगा कि उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इनकम टैक्स एग्जाम्पशन अलॉन्ग विद विद होल्डिंग एग्जाम्पशन ऑफ अरेस्ट वेल्थ, फाटा एंड पाटा में जो था एरियाज प्रपोज टू बी एक्सटेंशन 1 ईयर दैट इज़ अप टू, जो पहले अब ख़त्म हो रहा था 25 में, उसको टैक्स ईयर 26 तक 25 रिबेट अगेंस्ट द टैक्स पेएबल ऑफ द फुल टाइम टीचर्स। अच्छा, ये तो हो गई एक बात कि उसको 2026 तक कर दिया गया है। अच्छा, अब एक दूसरी बात ये है कि वो जो थे आपके टीचर्स पे, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर जो थे, उनकी जो इनकम होती थी, टैक्स उनका जो बनता था उस पर 25% रिबेट मिलता था साल 2023 से पहले पहले। टैक्स ईयर 2023 में जो फाइनेंस बिल आया उसमें वो रिबेट ख़त्म कर दी गई। ख़त्म करने से अब उनको फुल लिया जा रहा था उन पर टैक्स। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब उनको दोबारा वो रिबेट दे दी गई है जो फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर्स हैं उनके लिए है। और ऐसे लोग जो डॉक्टर्स हैं वो टीचिंग करते हैं और साथ प्रैक्टिस करते हैं उन पे ये लागू नहीं होगा, या उनको शेयर मिलता है हॉस्पिटल पे उन पे भी लागू नहीं होगा। जो फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर्स हैं उनको 25% रिबेट जो है वो मिल गई है, और मिल गई है 2023 से ऑनवर्ड, यानी कि पीछे 2023 में जो उनके कटे थे वो भी उनके रिफंडेबल अब हो गए हैं, उनका भी वो रिफंड ले सकते हैं। 2025 तक की आ गई है। इसी तरह प्रोपोर्शनेट टैक्स क्रेडिट to the profit on debt on the loan obtained for the construction and acquisition of house
250 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड ये तकरीबन 10 मरला है, कि अगर वो 10 मरला कोई घर बनाना चाहता है या 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट लेना चाहता है, उस पे अगर वो कोई लोन लेता है बैंक से, और बैंक से लोन लेके जो उसको उस पे लगता है इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट का उसको क्रेडिट मिलेगा, उसकी इनकम जो टैक्सेबल इनकम बन रही है या टैक्स पेएबल बन रहा है, उसमें से उतने में उसको रिबेट मिल जाएगा। ये भी एक मैयर है। अच्छा, अब स्ट्रीमलाइनिंग मेजर्स क्या है कि स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, उसमें पावर ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टू वर्क आउट द फेयर मार्केट रेंट ऑफ द domestic and commercial properties proposed to be curtailed for the event of commercial properties of flat 4% fair market value notified related to board deputy collector proposed to annual rental value of the commercial properties unless actual rent of the declared justified through the evidence। कि एक इनको दे दिया गया है अप्रूवल कि जो वैल्यू होती है, रेंटल वैल्यू है, रेंटल वैल्यू को खुद असेस कर सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस पे स्टेट 4% जो है टैक्स विद हेल्डिंग होगी, इसी तरह विद होल्डिंग होगी। इट हैज़ बिन प्रपोज दैट एनी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन will market to purchase liable to shifting a focus on those buying from unregistered market. In such cases 10% of the purchase related expenditure will be disallowed। जो सेक्शन 21 का क्लास क्यू है कि जब हम परचेजेस करते थे तो उस पे हम परचेज का एक्सपेंस जो है वो हमें अलाउड होता था, वो हम क्लेम कर लेते थे पूरे का पूरा। लेकिन अब क्या है कि अब अगर अनरजिस्टर्ड सेक्टर से खरीदेंगे जिसका कोई अता पता नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड से खरीदने का ये होगा नुकसान कि वो 10% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। जितनी भी टोटल लाख की परचेज की है तो उस पर 10% जो है वो डिसअलाउ होके तो हमें बाकी 90,000 रुपया आप क्लेम कर सकेंगे। इसी तरह 15% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है रिलेटेड टू परचेज विल बी डिसअलाउड इन केस ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश अगेंस्ट द सिंगल इनवॉइस ऑफ सेल ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग ₹200,000 बाई द वेंडर। सेक्शन 21 की क्लास SI है कि अगर आप कोई सेल्स कर रहे हैं और सेल्स में एक इनवॉइस जो है वो 2 लाख से ज़्यादा की है, तो उस पे अगर आप कैश रिसीव करते हैं, 2 लाख की इनवाइस है उस पे आप कैश रिसीव कर रहे हैं, तो देन क्या होगा कि आपको उसका 50% जो है वो क्रेडिट जो आप क्लेम करते थे या उसका एक्सपेंडिचर जो क्लेम करते थे उस एक्सपेंडिचर में 50% डिसअलाउ हो जाएगा उस इनवाइस के अगेंस्ट जितना 2 लाख से ज़्यादा आप कैश पेमेंट रिसीव करेंगे। इसी तरह proportionate depreciation deduction disallowed for the tax year if the withholding tax not deducted by the withholding agent, disallowed amount will become a part of write down value of the such capital asset। तो जो डेप्रीसिएशन हम क्लेम करते हैं अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है, टैक्स पेयर तो विद होल्डिंग अगर नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी डेप्रीसिएशन जो है वो डेप्रीसिएशन अलाउंस जो है वो भी हम डिसअलाउड कर देंगे, लेकिन राइट डाउन वैल्यू में वो आएगा, उसको अलाउ नहीं होगा, लेकिन उसके एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह नो एडजस्टमेंट ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड अकामुलेटेड बिजनेस लॉसेज अवेलेबल टू टैक्स पेयर इफ द फर्स्ट टैक्स ईयर एंड द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर द नेशनल टैक्स रजीम आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम प्रायर एप्लीकेबल टू फाइनल रजीम। फाइनल रजीम से अगर इधर आ रहा है तो फिर उसको वो टैक्स की लॉस को आगे अब कैरी फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह जो अमोर्टाइजेशन का था पीरियड जो 25 ईयर होता था, कि अमोर्टाइजेशन का जो पीरियड था टू एन इनटेंजिबल एसेट हैविंग अंडर अनडिटर्मिनेबल यूजफुल लाइफ हैज़ बिन रिड्यूस्ड 25 to 15 ईयर। यानी कि पहले हम उसकी अनडिटर्मिनेड लाइफ अगर होती थी तो हम उसको 25 साल तक की अमोर्टाइजेशन करते थे, लेकिन अब वो 15 साल तक का हो गया है, ये सेक्शन 24 में अमोर्टाइजेशन में। इसी तरह कोल सप्लाई scope of the person engaged in coal mining project in Sindh has been enhanced. Such person can now supply the coal to any sector company, pay income tax on the income from such supply and can avail 100% of credit on supply of power generation project। पीछे जो पहले ये था कि जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ ये सप्लाईज कर सकता है, ठीक है, जो कोल कंपनी थी, लेकिन अब क्या करेंगी कि अब ये सप्लाई किसी को भी कर दें लेकिन अपना टैक्स उस पर पे करें, लेकिन अगर पावर जनरेशन कंपनी को करेंगी तो उसको 100% उसका क्रेडिट मिल जाएगा।
इसी तरह पीरियड ऑफ 3 ईयर कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 ईयर। तो जो 3 ईयर का था मिनिमम टैक्स का रेट टर्नओवर का, वो 2 साल पे चला गया है। लिमिटेशन पीरियड फॉर 180 डेज प्रोवाइडेड इन कंप्यूटिव प्रोसीडिंग फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट टैक्स हैज़ बीन विदड्रॉन। तो जो अमेंडमेंट टैक्सेशन में की जा सकती थी 180 दिन की जो प्रोसीजर थी वो भी कर दी गई है। अपील पर वो विदड्रॉ हो गई है। इसी तरह अपील प्रोसीजर बिफोर द एपलेट फोरा हैज़ बीन मेजरली रिवर्टेड बैक टू द पीरियड विच वाज इन वेग्यू प्रायर टू टैक्स लॉ अमेंडमेंट 2024 के बाद जो है वो आ गया अमेंडमेंट लॉ। उस पर भी हमने काफ़ी दी थी एक प्रेजेंटेशन, आपको पता है, उसमें देख सकते हैं। रिकवरी प्रोसीडिंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक टाइम लिमिट इन द नोटिस अगेंस्ट द टैक्स पेयर कैन ओनली बी इनिशिएटेड where the decision at the forums of appellate tribunal and high court are against the taxpayer। के appellate tribunal या हाई कोर्ट में टैक्स पेयर के अगेंस्ट जब होगा तो आप रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। बोर्ड पावर ग्रांटिंग कंडोनेशन हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड ऑफ एन एग्रीगेट पीरियड ऑफ 2 ईयर। कि बोर्ड का जो कभी भी दे सकता था ना कंडोनेशन के, कमिश्नर की 1 साल की अगर किसी चीज़ की है तो बोर्ड में अप्लाई करते तो कहते, तो वो भी 2 साल तक की रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है कि बोर्ड भी अब कंडोनेशन जो है 2 साल तक की किसी भी पीरियड को कंडोन कर सकता है। इन केस ऑफ ह्यूज रेवेन्यू लॉस द सेम कैन बी एक्सटेंडेड टू द लॉन्गर पीरियड बाई प्रोसीडिंग्स थ्रू द कमेटी। तो कमेटी के जरिए 2014 है, 214 एक ही है कि कमेटी के जरिए उसको बड़ा किया जा सकता है। इसी तरह ऑल द एंटिटीज इन ग्रुप स्ट्रक्चर हैव बीन मेड मैंडेटरी टू डिवाइड इनकम चार्जेबल अंडर द नॉर्मल टैक्स रेजिम फॉर अवेलिंग द ग्रुप रिलीफ। तो पूरे ग्रुप में जो है ग्रुप रिलीफ लेना है तो सारे नॉर्मल टैक्स में होंगे, फिर उसको मिलेगा। टेबल 1 एंड टेबल 2 ऑफ क्लास C66 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेक्शन शेड्यूल टू द ऑर्डिनेंस लिस्टिंग एंटिटीज ग्रांटिंग द कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑन इनकम एंड एग्जाम्पशन subject to 100C provision respectively have been merged। उसको मर्ज कर दिया गया है। Now all the entities required to approval under 100C to be deducted and not profit organization availing the exemption against the income। तो वो 100C की उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसी तरह एग्जाम्पशन एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं ऑफ द स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो हैं, उन जोन्स में भी जो है एंटिटीज़ डेवलपर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड टैक्स ईयर 2035 एक्सपायरी ऑफ द 10 ईयर एग्जाम्पशन पीरियड विच एवर इज अर्लियर, या तो द 10 ईयर या 235 जो भी पहले आएगा वो आ जाएगा। अब आ गए हैं जी प्रोसीजरल मेजर्स। तो इस बजट में प्रोसीजरल मेजर्स क्या थे? ऑल ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड पेमेंट इंटरमीडियरी एंड कोरियर सर्विसेज विल file a statement to the commissioner sharing data of the seller involved in digitally ordered goods and digitally delivered services। तो जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस का, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये सिस्टम में आप इसको लाना चाह रहे हैं, तो उसमें जो भी विद हेल्ड करेंगे अमाउंट, उस विद होल्ड की, जैसे कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट 165 में हम देते हैं, तो 165C इसके लिए एक नया कर दिया गया है सेक्शन 2 और क्लास C के, वो अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट देंगे। इसी तरह ऑनलाइन मार्केट प्लेस मेड रिस्पॉन्सिबल टू गेट रजिस्टर्ड ऑल सेलर्स यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म दैट इज़ द कॉमर्स। तो जो अपना कॉमर्स का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म डिजिटली यूज़ कर रहे हैं उनको वो कहें कि वो रजिस्टर्ड होंगे, ये सेक्शन 6A में है। इसी तरह शेयरिंग ऑफ टैक्स पेयर्स डाटा विद टैक्स पॉलिसी ऑफिसर एंड एनोनोमाइज्ड डाटा ऑफ द इंटरनेशनल डोनर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैव बीन अलाउड। तो वो सेक्शन 157A के तहत इसको अलाउ हो गया है। अब आ गई है रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बाय द सर्टन पर्सनस। अब कौन कौन से पर्सनस हैं जिनको ट्रांजैक्शन से ही रोक दिया गया है? तो वो इसमें अगर मैं आपको पहले तफसील से थोड़ी सी बता दूं कि इसमें लॉ में एक इस दफ़ा एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। एलिजिबल पर्सन कौन होगा? जो अपनी रिटर्न फाइल करता है और रिटर्न फाइल करने के बाद उसकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें प्रॉपर डिक्लेयर होते हैं रिसोर्सेज। तो अगर वो कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है, अगर उसके पास कैश एंड कैश कन्वर्टेबल टू कैश कोई चीज़ें हैं, तो वो उस जो एसेट खरीदना चाहता है उस एसेट का 130% उसके पास उसकी डिक्लेयर्ड होनी चाहिए, देन वो एसेट खरीद सकता है। पहले भी जब उसको ख़रीदना होता था उसके पास ज़ाहिर है वो पहले होती थी, नहीं तो नोटिस आ जाता था कि अगर नहीं है। तो अब जो है उसको एलिजिबल पर्सन का कह दिया गया है कि वो चीज़ें ये ट्रांजैक्शंस कर सकेगा अगर उसके स्टेटमेंट में उसके पास ये पैसे हैं।
तो इसी तरह वो प्रॉपर्टी कोई नहीं ख़रीद सकता जो एलिजिबल पर्सन नहीं है, जो बैंक में अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, पहले से अकाउंट है तो वो अकाउंट उसका बंद हो जाएगा, वो यानी कि जो नॉन एक्टिव है, नॉन फाइलर दूसरे लफ्ज़ों में उनको कह लें। तो इसी तरह वो गाड़ी कोई नहीं ख़रीद सकता अगर किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग को कहता है। फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन में गाड़ी उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें इस में तफसील दी गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि वो अप्लाई बुकिंग अगर करना चाहता है व्हीकल मैन्युफैक्चर से बुक नहीं कर सकता, एक्साइज में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, एन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू इन एलिजिबल पर्सन टू एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग रिकॉर्डिंग टैपिंग ट्रांसफ़र हो, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। इसी तरह उस पर्सन शैल कंसिडर इन एलिजिबल पर्सन फेडरल गवर्नमेंट एनी पर्सन ऑथोराइज टू सेल सिक्योरिटीज़ जो हैं वो भी नहीं कर सकता। और बैंकिंग कंपनी को उन्होंने क्या डायरेक्शन दी हैं कि आपने उनका अकाउंट नहीं खोलना सिवाय एहसान अकाउंट और जो है पेंशनर्स अकाउंट के सिवा अकाउंट नहीं खोलेगा। इज़ अलाउड टू विदड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग अमाउंट चल। अच्छा, फिर इसमें कुछ चीज़ों के लिए उनको दे दी गई हैं कि नहीं ये चीज़ें वो ख़रीद सकते हैं, मसलन कि वो रिक्शा ख़रीद सकते हैं, पिकअप ख़रीद सकते हैं 800 सीसी की, परचेज ऑफ सच मोटर व्हीकल्स दैट मेंशन इन क्लास ए बी सी, ट्रक बसेस वगैरह, उनमें इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ एंड लिमिट फॉर द नोटिफाई इन द बोर्ड, उसमें भी कोई लिमिटेशंस हो सकती हैं। और ट्रांजैक्शन ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन आर पब्लिक कंपनीज एक्सेप्ट दैट मेंशनड इन क्लास 2 एंड क्लास डी ऑफ सब सेक्शन। इसी तरह सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द पर्सन सफिशेंट resources of subsection 5 shall not be constructed nature of the income for the purpose of 181 की, जैसे हम 181 के आते थे कि इसके पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ उसने की है तो वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इसी तरह मैंने एलिजिबल पर्सन का आपको बता दिया कि वो उसमें रिटर्न फाइल हो की हो और उसकी वेल्थ स्टेटमेंट का वो प्रॉपर हो और सारी चीज़ें इसमें है। इसी तरह रिसोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग अ सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर सफिशिएंट एक्सपेंडिचर देयर ऑफ अ पार्टिकुलर परचेज ABC के बारे में। और इमीडिएट फैमिली मेम्बर जो होता है वो भी एलिजिबल पर्सन है कि जो किसी को भाई लेके दे रहा है, बाप लेके दे रहा है, तो उनको भी इसमें हम ले जा सकते हैं। और इनटेंजिबल इनएलिजिबल पर्सन वो है जो एलिजिबल पर्सन नहीं होगा। और सोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके पास हैं और किस तरह से आप उनको कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब अगर हम सफिशेंट रिसोर्सेज की बात करें तो सफिशेंट रिसोर्सेज जो हैं वो इस तरह से हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं शेल मीन्स दैट द 130% ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो सारी इसमें आ जाएंगी। अब इसमें हम मेयर्स करेंगे कि अफेक्टिंग रियल स्टेट के मेयर्स करेंगे। रेंटल इनकम जो है वो सेक्शन 15 की है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट रेंट एंड प्रॉपर्टी काजेज टू द कमर्शियल प्रॉपर्टीज शैल बी फॉर द 4% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू होगी एंड प्रोविजन ऑफ 68 ऑफ द ऑर्डिनेंस। इसी तरह प्रोवाइडेड फॉर दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन एविडेंस प्रोवाइडिंग अदरवाइज फॉर द। इसी तरह क्रेडिट ऑन इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि वो क्रेडिट मिल जाएगा अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है 10 मरले का और या 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट लेना चाहता है। इसी तरह से हम बात करें अगर एडवांस टैक्स की ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र पे जो एडवांस टैक्स होगा वो अब 236C का जो है 1.5% बढ़ा दिया गया है। जो पहले 3% था उसको 4.5% कर दिया गया है, और जो 3.5 था उसको 5% कर दिया गया है, और 4 था उसको 5.5। इसी तरह परचेज़ पे जो है वो कम कर दिया गया है। इस पे मेरे काफ़ी लेक्चर हैं पहले भी नो कि परचेज़ पे कम करके उसको 3% को कर दिया गया है 1.5%, और 3.5 को 2, और इसको मैंने 1.5% कर दिया गया है। और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी इनकम टैक्स के रिलेटेड सारी। अगर इसमें कोई चीज़ें रह गई हैं, वो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी इसमें शॉर्ट्स में और उसमें की हुई हैं, लेकिन अगर कोई रह गई है आपको इनकम टैक्स के रिलेटेड तो उसका वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एक चीज़, और दूसरा ये है कि आप ये समझते हैं कि आप इसको समझ रहे हैं और चाहते हैं दूसरे लोग भी इसको समझें, तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।